अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया को। पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया। दोस्तों, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया को एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल रीइंट्रेंस टैकीकार्डिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एबनॉर्मल सर्किट बन जाती है जिसकी वजह से जो कार्डियक इम्पल्स रहता है एक सर्किट में बार बार घूमता है, जिससे हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इस्चीमिया और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होने का ख़तरा बढ़ जाता है अगर उसके अंदर कोई अंडरलाइंग डिसीज़ है। इस तरह से हम पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया पैदा कैसे होता है। दोस्तों, नॉर्मल ये होता है कि जब कार्डियक इम्पल्स ऐसे नोड से निकलती है, यानी ऐसे नोड है ये, ऐसे नोड से निकल के एवी नोड पे जाती है। एवी नोड पे जाती है, फिर बंडल ऑफ फिश के द्वारा वेंट्रिकल फाइबर के ज़रिए पूरे वेंट्रिकल में फैल जाती है। तो सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस तरह से रिदम बरकरार रहता है। लेकिन पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया में क्या होता है कि जब कोई प्री मैच्योर एट्रियल बीट पैदा हो जाती है, यहाँ पे प्री मैच्योर एट्रियल बीट पैदा हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप एवी नोड को देखेंगे तो एवी नोड में दो पाथवे होते हैं। एवी नोड में दो पाथवे होते हैं। ये इधर का जो है, इधर का हिस्सा जो फास्ट पाथवे होता है, इसको फास्ट पाथवे बोलते हैं। इसको स्लो, इधर वाला स्लो पाथवे होता है, स्लो पाथवे। नॉर्मली जब इम्पल्स ऐसी नोड से एवी नोड पे जाती है तो फास्ट पाथवे के ज़रिए बंडल ऑफिस तक आती है, उसके बाद बंडल ऑफिस के ज़रिए नीचे निकल जाती है। और अगर स्लो पाथवे से थोड़ी बहुत इम्पल्स आती है तो फास्ट पाथवे के ज़रिए रेट्रोग्रेड डायरेक्शंस में आके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये इम्पल्स इधर से घूमते हुए एक तो नीचे चली गई, एक जब इधर आएगी तो इधर से जो स्लो के ज़रिए आया था इम्पल्स, उसको ये नेगलेक्ट कर रहा है। इस तरह से केवल एक पाथवे ही बनी रहती है, यानी फास्ट पाथवे के ज़रिए ही नीचे इम्पल्स जाता है। जब फास्ट पाथवे के ज़रिए नीचे इम्पल्स जाता है तो क्या होता है कि एटेरिया और वेंट्रिकल अपने अपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। लेकिन पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया में ये होता है कि कोई एक प्री एट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी प्री एट्रियल बीट्स पैदा हो जाती है। तो उससे क्या होता है, प्री एट्रियस बीट पैदा होने की वजह से ये जब उस वक्त फास्ट पाथवे जो होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड में रहता है, रेस्टिंग फेज में रहता है, तो प्री एट्रियल बीट जो होती है स्लो पाथवे के ज़रिए नीचे चली जाती है। उसको रोकने के लिए कोई पाथवे, कोई इम्पल्स नहीं रहता है और ये बंडल ऑफ फिश के ज़रिए नीचे चली जाती है। और दूसरा फास्ट पाथवे के ज़रिए ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शंस में चले जाता है। इस तरह से ये ऊपर चले जाता है और ऊपर जाते जाते ये एट्रिया में पहुंच जाता है। एट्रिया में पहुंच जाता है और फिर एट्रिया से ये नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरह से ये एक सर्किट बन जाती है, एक सर्किट बन जाती है, एक सर्किट बन जाती है। ये एक सर्किट बन जाती है। जब ये सर्किट बन जाती है तो बार बार इम्पल्स इसी में घूमते रहता है, जिससे क्या होता है कि एट्रिया जो होता है, इम्पल्स जब घूमते रहेगा तो जो एट्रिया है, एट्रिया और वेंट्रिकल में एक साथ इम्पल्स जनरेट होता है। जब इम्पल्स एक साथ जनरेट होंगे तो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें होता क्या है दोस्त, कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो बनता है, लेकिन जो पी वेव है वो क्यूआरएस में एम्बेडेड हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है।
इस तरह से देखिए, अगर रिदम से आपको मैं समझाता हूँ, रिदम से आप समझेंगे तो ये देखिए, ये जो रिदम है यहाँ पे एक प्री एट्रियल कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ है। ये वाली लाइन पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये वाला यहाँ पे ये प्री एट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी प्री एट्रियल बीट्स पैदा हुआ है। उसके बाद देखिए रिदम पूरा बदल गया है। पहले तो पी वेव मौजूद था, लेकिन उसके बाद पी वेव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पी वेव ऐसा लग रहा है कि ये पीटी है, यानी टी और पी में कोई डिफ्रेंशिएशंस नहीं हो रहा है, यानी ये पीटी बन जाता है। और दूसरी चीज़, सुप्रा पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिक कार्डिया में रेगुलर रहता है रिदम। जो आर आर इंटरवल है वो रेगुलर रहता है, यानी आर आर के बीच जो दूरी है वो बराबर रहती है। इस तरह से पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें आर आर इंटरवल जो होता है, आर आर इंटरवल इक्वल रहता है, रेगुलर रहता है, और प्री एट्रियल कॉम्प्लेक्स मिल सकता है आपको। और दूसरी चीज़ क्यू आर एस नैरो हो जाता है, नैरो क्यू आर एस आप देखेंगे तो डायग्राम में देखिए क्यू आर एस नैरो है। इसकी जो बीच की दूरी होती है, जो दूरी होती है वो -0.12 इसके बराबर या इससे छोटी होती है, इसके बराबर या इससे छोटी, यानी 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इस तरह से हम पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर ये फीमेल्स में देखा जाता है। फीमेल्स, क्योंकि ये फीमेल्स स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं और इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जो इसको इंड्यूस करते हैं, और जो इंसान ज़्यादा टी कॉफ़ी इस्तेमाल करता है, ये सारे के सारे इंड्यूसर फैक्टर होते हैं। इंड्यूसर फैक्टर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस और एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, एक्सर्शन की वजह से हो सकता है। अगर ये कोई अंडरलाइन कार्डियक डिसीज़ नहीं है, अंडरलाइन कार्डियक डिसीज़ नहीं है, तो ये रिवर्ट हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है और ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई अंडरलाइन डिसीज़ है तो इस्चीमिया की कंडीशन बढ़ जाती है। इस्चीमिया और एमआई होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है अगर अंडरलाइन डिसीज़ है उसको। तो इसको माइनस कैसे करेंगे? इसको माइनस करने का, अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है अगर, तो इसको सबसे पहली चीज़ कैरोटिड मसाज से हम ठीक कर सकते हैं। कैरोटिड मसाज, वाल्साल्वा मैनूवियर। इसमें क्या होता है कि नाक को बंद करते हैं और मुंह को बंद करके अंदर की तरफ प्रेशर जनरेट करते हैं। जिस वक्त जब इंसान बाथरूम में जाता है, जैसा प्रेशर जनरेट करता है उस तरह से प्रेशर जनरेट करता है। तो इसमें फ़र्क ये होता है, इसमें क्या होता है कि वैगस नर्व स्टिमुलेट होता है, और जब वैगस नर्व स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होती है, जो सर्किट बनी हुई है एबनॉर्मल वो टूट जाती है और नॉर्मल हो जाता है रिदम। अगर हम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एडिनोसिन देते हैं, एडिनोसिन 6 मिलीग्राम, इसको 18 मिलीग्राम तक रिपीट कर सकते हैं डोज को। ये रिदम को नॉर्मल कर देता है। लेकिन चूंकि इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, करीब 6 सेकेंड से इसका हाफ लाइफ होता है, इसलिए जब एडिनोसिन देंगे तो हम 2 वेनफ्लो लगाएंगे और 1 से 10 ml का डिस्टिल वाटर भी, जैसे ही एडिनोसिन देंगे नीचे से 10 ml का डिस्टिल वाटर देंगे तो एडिनोसिन 6 सेकंड के अंदर कार्डियक एवी नोड तक पहुंच जाएगा। जब वो एवी नोड तक पहुंच जाएगा तो ही इम्पल्स को यानी रेगुलर कर पाएगा। इस तरह से अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है,
अनस्टेबल पेशेंट है तो उसको शॉक देना पड़ता है, शॉक देना पड़ेगा 120 एंड 120 से 200 जूल बाईफेजिक शॉक देना पड़ता है, बाईफेजिक शॉक देना पड़ता है। इसके इस तरह से ये पेशेंट नॉर्मल हो जाता है और रिदम्स नॉर्मल हो जाते हैं। इसका जो हार्ट रेट होता है पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया का करीब 120 से 240 तक हो सकता है। आरआर रेगुलर होते हैं। क्यूआरएस जैसे पहले मैंने बताया 0.12 से कम या बराबर होता है, यानी 3 स्मॉल स्क्वायर। प्री एट्रियल कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। और एक और चीज़ इसमें एसटी जो होता है, एसटी डिप्रेशंस हो जाता है, एसटी डिप्रेशंस हो जाता है क्योंकि ये टैकीकार्डिया की वजह से होता है। जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हमेशा एसटी डिप्रेशंस होगा, यानी अगर कि वो ऐसा है तो थोड़ा सा नीचे से ऐसा आएगा, एसटी डिप्रेशंस रहेगा। इस तरह से पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया का ये लेक्चर समाप्त होता है। अस्सलाम वालेकुम।